बीच में क्या वैसे ही चलेगा, पीछे वाला सारा जितना नया करवाया उतना वो अपने सब्जेक्ट में ऐसे ही चलेंगे अपने, जब तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। जब कंप्लीट होगा तब हम सामान्य परिचय को कितनी बार पढ़ चुके होंगे, डेली पढ़ेंगे, डेली पढ़ना है, एक बार जितना करवा दिया उतना पढ़ना ही है। आज ज्यादा टाइम लगेगा, कल और कम लगेगा, परसों से और कम लगेगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सारी बात याद हो जाएगी, बार बार पढ़ेंगे। मान लो हम 3 महीने लगाते हैं तो कितनी बार पढ़ लेंगे सामान्य परिचय? 90 बार पढ़ लेंगे। और 90 बार पढ़ने के बाद में शुरू वाले टॉपिक तो कंठस्थ हो जाएंगे, लास्ट वाले कोई 1-2 टॉपिक होंगे जो याद नहीं होंगे, उनको फिर हम पेपर के पास में आराम से याद कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उससे कि हमारे इतनी बार तो याद ही है, पढ़ना क्या है, दोहराव करना है, याद तो हमने कर ही लिया, नोट्स बनाए थे, साथ साथ याद कर लिया। तो अपने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे थे, उत्तरी पर्वतीय नहीं पढ़ रहे थे, उत्तरी पर्वतीय तो पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ रहे थे? उत्तरी मैदानी प्रदेश पढ़ रहे थे, उत्तरी मैदानी प्रदेश। और उत्तरी मैदानी प्रदेश में हम इसके निर्माण की बात कर ली थी प्लीस्टोसीन काल के अंदर। एक इसका उपनाम अपने को ध्यान रखना है, उत्तरी मैदानी प्रदेश का एक नाम उपनाम मिलता है, कई बार पूछा जाता है, शायद हमने कल नोट नहीं किया था। उपनाम क्या है इसका? इसे बोलते हैं हिमालय का वरदान, या हिमालय का उपहार भी बोल देते हैं। दोनों ही बात हम ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। फिर हमने बात कर ली थी कि प्लीस्टोसीन काल में प्रमुख रूप से हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी उनसे इस प्रदेश का निर्माण हुआ है ना। और फिर हमने इसकी उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा था, भाबर, तराई, बांगर और खादर। जिसमें भाबर जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र था, और जो तराई था उसमें जो भाबर के अंदर जो नदियां लुप्त होती है वो पुनः धरातल पर प्रकट होती है, और एक ढाल का अनुसरण करने के बाद में फिर वो आगे अपने कह सकते हैं कि बांगर या खादर में प्रवेश करती है। तो 2 बातें हमने पढ़ ली थी। बांगर और खादर को हम जलोढ़ या काममर्दा के रूप में देख रहे थे, एक टेबल बनाने की अपने बात कर रहे थे। जलोढ़ मर्दा के रूप में एक तरफ हमने क्या लिखा था कल? बांगर लिखा था, और एक तरफ हम लिख लेते हैं आज खादर। तुलना करते हुए इसको हम देख लेते हैं। बांगर जो है वो ऊंचा मैदानी क्षेत्र है। बांगर क्या है? ऊंचा मैदानी क्षेत्र है। और खादर क्या है? फिर नीचा मैदानी क्षेत्र है। नीचा मैदानी क्षेत्र, जो ऊंचा मैदानी क्षेत्र होगा वहां हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार होगा। और जहां क्षेत्र नीचा है वहां बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुंचेगा, तो यहाँ नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार होगा। नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार, इसे नोट कर दीजिए आप। अब जहां नदी का पानी हर साल पहुंचता है वहां तो हर साल मिट्टी के नए कण आएंगे, मिट्टी के नए कण आएंगे तो उपजाऊपन ज्यादा होगा। जहां पिछले 10, 15, 20, 50 या 100 साल से नदी का पानी नहीं पहुंचा, क्या वो खादर के जितना उपजाऊ होगा? नहीं हो पाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं कम उपजाऊ भूमि, और इसमें हम लिख सकते हैं अधिक उपजाऊ भूमि।
इस मिट्टी का निर्माण कब हुआ? इस मिट्टी का निर्माण हुआ या इस मैदान का निर्माण हुआ प्लीस्टोसीन काल में। कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण कब हुआ फिर? इसका निर्माण हुआ प्लीस्टोसीन काल से आधुनिक काल तक, यानी कि आज भी इसका निर्माण हो रहा है। नदियों के अंदर बाढ़ आती है, बाढ़ आती है तो पानी फैलता है, पानी फैलने के साथ में जो जैसे पानी फैलता है तो उसकी स्पीड कम होती है, मिट्टी का जमाव हो जाता है, या ढाल कम होता है वहां मिट्टी का जमाव हो जाता है। तो खादर तो आज भी नया बन रहा है, तो आधुनिक मिट्टी है। नई मिट्टी कौन सी है? खादर है। पुरानी मिट्टी कौन सी है? बांगर है। अब बात कर लेते हैं अपने विस्तार की, कि इनका जो विस्तार है वो किस प्रकार से है। तो बांगर की बात करें तो बांगर का जो विस्तार पाया जाता है, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। खादर का विस्तार कहाँ पाया जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, असम में, यहाँ पर खादर का विस्तार है वो पाया जाता है। तो एक ये बात भी हम इसमें नोट कर सकते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने क्या? कोई ऐसी बात जो यहाँ समझ में नहीं आई हो इस टेबल में? चले आगे। अब आप लिखिए, पहले बांगर लिख दीजिए। बांगर के अंदर कुछ बात अपने देख लेते हैं। बांगर, वैसे तो बांगर में हमने देख ही लिया कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, कम उपजाऊ है, ये सारी बातें नोट कर ली, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बात अपने और नोट कर लेते हैं। तो लिखते हैं बांगर प्रदेश में बांगर प्रदेश में वह भाग जहां जल न पहुंचने के कारण वर्षा या बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, लेकिन बरसात का पानी तो पहुंचता है। वर्षा या तेज हवा के कारण, तेज हवा के कारण, तेज हवा के कारण क्या होता है, वहां की जो असंखित मिट्टी होती है,
वो तो वहां से उड़ जाती है और वहां पर क्या कठोर भाग है वो दिखाई देने लगता है। तो जो कठोर भाग होता है उस कठोर भाग को या पथरीला जो भाग होता है उसे भूड़ के नाम से जाना जाता है। तो हम यही बात लिख रहे हैं कि बांगर प्रदेश में वह भाग जहां जहां जल न पहुंचने के कारण वर्षा या हवा के कारण अपर्दन होने से अपर्दन होने से पथरीला भाग दिखाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है, जो अनुपजाऊ होता है, भूड़ कहलाता है, भूड़ कहलाता है। अब दूसरी बात यहाँ पे अपने देखें कि एक तो बात ये होगी कि बाढ़ का पानी तो पहुंचता नहीं है तो सिंचाई करनी पड़ेगी। जब बांगर वाले क्षेत्र के अंदर अपने सिंचाई करते और मान लो कि चावल बो दिया तो उसमें ज्यादा पानी लगाएंगे। ज्यादा पानी लगाने के कारण क्या है वहां पर ये मिट्टी की जो ऊपर ऊपर वाला जो भाग है उसके ऊपर सफेद रंग की एक परत जम जाती है। जैसे अपने क्षेत्र में भी एक परत जम जाती है जिसमें लवण की मात्रा होती है, नमक होता है। तो ऐसी जो परत यहाँ पर जमती है उस परत को क्या कहा जाता है, रेह या कलर कहा जाता है। तो लिखेंगे इसमें कि इस प्रदेश में इस प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणों की सफेद परत का सफेद परत का जमाव होता है, लवणों की सफेद परत का जमाव होता है जिसे रेह या कल्लर कहते हैं। अपने क्षेत्र में भी है ये समस्या। जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के बाद में जो ज्यादा सिंचाई कर देते हैं तो भूमि के अंदर जो लवण होते हैं वो लवण भूमि के ऊपर आकर के एक परत के रूप में जमा हो जाते हैं। अपने भी उसे कलर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो बात हो गई ये सारी बातें हो गई अपने बांगर की। और बांगर का अगर हमसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। बांगर का सर्वाधिक विस्तार यूपी। बांगर के बाद में हम देख लेते हैं खादर। खादर की विशेष बात हम पढ़ के आए हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी होती है, अधिक उपजाऊ होती है, प्रतिवर्ष यहाँ पर पानी पहुंचता है और प्लीस्टोसीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये बातें हमने देख ली। इसमें विस्तार की भी बात कर ली कि जो खादर है, खादर का विस्तार कहाँ पाया जाता है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, असम है, इन राज्यों के अंदर ज्यादा है। होने को तो इसका विस्तार पंजाब में भी मिलता है लेकिन पंजाब में इतना ज्यादा विस्तार इसका नहीं है जितना कि बिहार और अपने उसमें पश्चिम बंगाल की बात करें तो इतना विस्तार यहाँ नहीं पाया जाता, कुछ मात्रा के अंदर ही विस्तार पाया जाता है। तो खादर वैसे तो हम समझ चुके हैं। इसमें एक बात नोट कर देते हैं कि पंजाब में
सतलज नदी द्वारा निर्मित खादर मैदान बेट कहलाता है। पंजाब में सतलज नदी द्वारा निर्मित खादर मैदान क्या कहलाता है? बेट कहलाता है। तो ये अपने एक वर्गीकरण हो गया उत्पत्ति के आधार पर। अब इसके बाद में जो अपने वर्गीकरण करेंगे वो वर्गीकरण करेंगे हमें उत्तरी मैदानी प्रदेश का है, वो प्रादेशिक आधार पे इसका वर्गीकरण करेंगे या प्रादेशिक विभाजन करेंगे अपने। ये नोट कर लिया सभी ने? यहां तक कोई बात वापिस बतानी है? कोई ऐसी कोई बात वैसे है तो नहीं, फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है वापिस रिपीट करनी है तो देख लो। चलें आगे फिर। लिखो, अगली हेडिंग लगाइए, उत्तरी मैदानी प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन। उत्तरी मैदानी प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन। उत्तरी मैदानी प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन की अपने बात करते हैं। कितने भागों में इसे बांट सकते हैं हम? देख लेते हैं। एक तो हो जाएगा आपने इसमें पंजाब का मैदान, एक होगा इसमें राजस्थान या इससे बोल देते हैं सिंध का मैदान। अगला कौन सा पार्ट होगा? गंगा का मैदान। और नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र का मैदान, या इसे अपने बोल देते हैं असम का मैदान। नोट कर लिया सभी ने? सबसे पहले इसमें हम पढ़ लेते हैं पंजाब का मैदान। एक नंबर पे लिखिए पंजाब का मैदान।
और पंजाब के मैदान का एक उपनाम मिलता है, इसे बोलते हैं दुआब का मैदान। दुआब का मैदान। इसको समझने के लिए हम एक मैप भी बना लेते हैं। यहां से एक नदी गुजरती है, इस नदी का नाम क्या है? सिंधु। और यहां से एक नदी आती है इस प्रकार से, इसका नाम है सतलज। सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां शामिल है भाई, पता है किसी को? सिंधु के बाद में कौन सी नदी आती है? एक नदी है झेलम। झेलम के बाद में एक नदी है, इसका नाम है चिनाब। चिनाब के बाद में एक नदी है, इसका नाम है रावी। रावी के बाद में ये व्यास और ये सतलज। दुआब क्या है, इसको समझते हैं। दुआब है एक शब्द जो अरबी भाषा का है। दुआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दुआब कहलाता है। तो यहाँ पर सिंधु नदी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। इन नदियों के मिलने से कौन सा मैदान बना है? पंजाब का मैदान बना है। यहाँ से प्रश्न क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं कि सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा दोआब है? झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा दोआब है? चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब है? व्यास और सतलज के बीच में कौन सा दोआब है? नाम कैसे रखे गए हैं देख लेते हैं अभी। सबसे पहले एक नंबर लगा देते हैं हम यहाँ पर। एक नंबर जो दोआब है वो सिंधु और झेलम के बीच में है। एक नंबर में यहाँ लिख देता हूं। इस दोआब का नाम मिलेगा सिंधु सागर दोआब या सिंध सागर दोआब भी बोल देते हैं, ज्यादातर इसे सिंधु सागर बोलते हैं। सिंधु सागर दोआब या दोआब भी बोल सकते हैं। तो कौन सी दो नदियों के बीच में? सिंधु प्लस झेलम के बीच में है। पता चल रहा है, ये सिंधु है, ये झेलम है, इनके बीच में जो दोआब है वो कौन सा दोआब है? सिंधु सागर दोआब है। अब देखो, ये है झेलम और ये है चिनाब, इनके बीच में अपने दो नंबर लिख देते हैं। ये लिख दिया दो नंबर। अब जो दोआब है वो झेलम और चिनाब के बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में है। तो यहां जो दोआब है, इस दोआब का नाम क्या है? चाज दोआब। कौन सा दोआब है? चाज दोआब। चाज दोआब किन के बीच में है? तो झेलम और चिनाब के बीच में है। तीसरा दोआब जो है वो चिनाब और कौन सी नदी के बीच में होगा? रावी के बीच में होगा। तो कौन सा दोआब होगा भाई? इस दोआब का नाम मिलता है रचना दोआब। नाम कैसे पढ़े वो भी देख लेंगे। तो तीसरा है ये यहां पर। तो रचना दोआब किन दो नदियों के बीच में है? रावी और चिनाब। इससे नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? इसमें देखना दे रहा है।
अगला 4 नंबर दबाव देखो आप यहां पर, रावी और व्यास के बीच में, रावी और व्यास के बीच में है। तो व्यास और रावी का एक एक शब्द उठा लिया, इसे बोलते हैं बारी दोआब। कौन सा दोआब है? बारी दोआब। बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में है? तो व्यास और रावी के बीच। और 5वां दोआब व्यास और सतलज के बीच में है, जिसे बिस्त दोआब के नाम से जानते हैं। मैं यहां से उठा लिया और सहत यहां से उठा लिया। चंद्रपाल बुला रहे हैं आपको। व्यास प्लस सतलज। यहां तक बात समझ में आ गई ना सभी के? वापिस देख लेते हैं। सिंधु और झेलम का बीच का दोआब सिंधु सागर। दूसरा, झेलम और चिनाब के बीच का दोआब चाज दोआब। च कहां से उठाया है? चिनाब से। जय कहां से उठाया है? उस झ से उठाया। चाज दोआब मिलता है कुछ जगह लिखा हुआ, चाज भी सही है, चाज भी सही है। रचना दोआब, रचना दोआब किनके बीच में? रावी और चिनाब। तो रे कहां से उठा लिया? यहां से। च ना यहां से उठा लिया, तो रचना दोआब। बारी दोआब तो देख लो, वे यहां से उठा लिया, रे यहां से उठा लिया, बारी दोआब। और बिस्त दोआब, यहां से वह उठा लिया, यहां से से और तय उठा लिया, तो बिस्त दोआब। इस प्रकार से ये दोआब है। नाम अपने आप अगर एक दो बार देख लिया, इनको थोड़ा सा समझ लिया, तो ये सही हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न बहुत बार प्रश्न आता रहता है, आप देख लेना। कभी कोई पूछ लेते हैं, कभी एक पूछ लेते हैं, कभी कोई सुमेलित करने का आ जाता है, कभी निम्न में से कौन सा असुमेलित है, ऐसा प्रश्न आ जाता है। प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं। अब पंजाब के मैदान में हम लिख लेते हैं दो बात। तो लिखिए, इस मैदान का निर्माण पंजाब के मैदान में लिखना है, इस मैदान का निर्माण सिंधु है उसकी सहायक नदियों से हुआ है। सिंधु व उसकी सहायक नदियों से हुआ है। अब एटलस निकालो आप। एटलस के अंदर जो पहले पंजाब का मैप दे रखा है वो निकाल लो आप। पंजाब वाला मैप निकाल लो, जो भौतिक मैप है वो निकालो। या फिर आप एक मैप ये निकाल सकते हो जिसमें
पूरे भारत का भौतिक या प्राकृतिक जो मैप दे रखा है, इसमें अपने ज्यादा समझ में आएगा। इसमें देखो आप, ये सिंधु है, सिंधु के बाद में झेलम है, झेलम के बाद में चिनाब है, चिनाब के बाद में रावी है, रावी के बाद में व्यास, और व्यास जो सतलज में मिल रही है, ये दिखा रखा है। तो अब इसमें जो भारत की सीमा बन रही है, ये देखो भारत की सीमा तो ये है, इधर रहेगी यहाँ पर इस प्रकार से। तो जो सिंधु नदी के द्वारा जो पंजाब का मैदान है, उसका अधिकांश भाग कहाँ फैला हुआ है? कौन से देश में? पाकिस्तान में। भारत में इसका इतना विस्तार नहीं है, भारत में थोड़ा विस्तार पाया जाता है, अधिकांश विस्तार इसका पाकिस्तान में पाया जाता है। तो एक बात और समझ में आती है अपने कि जो पंजाब का मैदान है, उसका बहुत कम भाग है वो भारत में है, और अधिकांश जो भाग है इसका कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात इसमें लिखते हैं, दिल्ली कटक, दिल्ली कटक पंजाब के मैदान को, पंजाब के मैदान को गंगा के मैदान से, गंगा के मैदान से अलग करता है। कौन सा कटक अलग करता है और कहाँ है ये कटक? तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला दिल्ली तक तो आराम से फैली हुई, हालांकि पहले इसका विस्तार हरिद्वार तक था। तो ये बीच में क्या ऊंचा भाग है, जिसे दिल्ली कटक बोलते हैं अपने। तो इससे पश्चिम के अंदर तो पंजाब का मैदान रह जाता है, और इसके पूर्व के अंदर गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें देख लो आप कि ये इस प्रकार से अरावली है, यहाँ पर ऐसे अरावली फैली हुई है यहाँ दिल्ली तक। तो दिल्ली तक जो अरावली का भाग है, इससे पश्चिम वाला जो भाग है ये तो पंजाब का मैदान है, और इससे पूर्व वाला भाग है वो लिखा पड़ा है इसमें कि गंगा का मैदान है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। चलो अगला अपने इसमें लिखते हैं, एक शब्द है चौस। या तो ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर हमें इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है। चौस क्या है? तो हमें ध्यान रखना है, चौस पंजाब का जो पर्वत पदीय भाग है, पर्वत पदीय का मतलब होता है पर्वत की जो तलहटी होती है, ये पर्वत है, जैसे इस पर्वत का ये वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग है? पर्वत पदीय भाग बोलते हैं, है ना। तो जो पर्वत पदीय भाग है हिमालय का, यहाँ पर नदियों के द्वारा अपर्दन किया जाता है। कई बार आगे ढाल ज्यादा होता है तो क्या है, मान लो यहाँ ढाल ज्यादा है तो यहाँ से भी मिट्टी का क्या हो जाता है? अपर्दन हो जाता है। ये भाग क्या हो जाता है? नीचा हो जाता है। इस नीचे भाग को चोस बोलते हैं। जो यहाँ नीचा भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? चोस बोलते हैं। और ये चोस सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? होशियारपुर के अंदर पाया जाता है। होशियारपुर कहाँ है? पंजाब के अंदर है। इस मैप में आप देखोगे तो आपको इस जगह मिलेगा होशियारपुर। ये हिमालय है, अपने हिमाचल प्रदेश है, और ये होशियारपुर है। तो अब होशियारपुर है वो बिल्कुल हम ऐसे कह सकते हैं कि शिवालिक की तलहटी में, जहां शिवालिक समाप्त हो रही है ना, वहां होशियारपुर है।
और वहां जो निचला क्षेत्र है अपर्दन के कारण नदियों के द्वारा बनाए वो क्या कहलाता है? चोस कहलाता है। तो लिख देते हैं हम इसमें कि पंजाब के पर्वत पदीय मैदान में, पंजाब के पर्वत पदीय मैदान में नदियों के अपर्दन से, नदियों के अपर्दन से निर्मित निम्न भूमि चोस कहलाती है। ये हो गया चोस। समझ में तो आ गया चोस सभी के? वापस रिपीट करना है क्या? बताइए एक बार। मान लो ये हिमालय है, हिमालय से यहां से इस प्रकार से मान लो नदियां नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ नदियों के नीचे आने के बाद में भी क्या है, ये जो आगे वाला भाग है ये नीचा है। जब ये भाग नीचा है तो नदी जो अपने साथ मिट्टी लेके आ रही है उसे यहाँ नहीं रोकेगी। ढाल आगे है तो इस मिट्टी को कहाँ लेके जाएगी? आगे लेकर के जाएगी। और जब यहाँ से आगे जाएगी तो इस मिट्टी का भी तो अपर्दन करेगी। कब तक अपर्दन करेगी? जब ये वाला भाग इस भाग के समान नहीं हो जाता, है ना, तब तक अपर्दन करेगी। तो यहाँ पर जो भाग है वो नीचा हो जाता है। इस नीचे भाग को क्या बोलते हैं? चोस बोलते हैं। ठीक है। आइए एक शब्द और लिखते हैं अपने, बेडलैंड। बेडलैंड पंजाब के अंदर जो बांगर भूमि है, एक तो होती है खादर, कौन सा? ये क्या? पंजाब के पर्वत पदीय मैदान में एक तो भूमि होती है बांगर, एक होती है खादर। तो पंजाब के अंदर जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? बांगर होती है। बांगर को बेडलैंड कहा जाता है। तो लिखेंगे बेडलैंड क्या है, तो लिख देंगे पंजाब की पुरानी जलोढ़ भूमि, पंजाब की पुरानी जलोढ़ भूमि। बेडलैंड कहलाती है। नोट कर लिया होगा सभी ने। ये अपने एक प्रदेश पूरा हो गया, एक भाग पूरा हो गया उत्तरी मैदानी प्रदेश का, पंजाब का मैदान। अगला दूसरा कौन सा लिखा है हमने? राजस्थान का मैदान। तो 2 नंबर पे हेडिंग लगा दीजिए आप, राजस्थान का मैदान।
राजस्थान का मैदान। टाइम तो नहीं हुआ ना अभी, 5 मिनट पड़े। राजस्थान का मैदान, चलो राजस्थान के मैदान में लिख लेते हैं। लिखो, अरावली के पश्चिम का भाग, अरावली के पश्चिम का भाग जो बांगर भूमि के रूप में, देखो ये बांगर है, ये थोड़ा अलग है, इसे बांगड़ भी बोलते, अपने क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं ना, एक तो पढ़ते हैं अपने वागड़, है ना। वागड़ तो कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला भाग है। एक अपने पढ़ते हैं बांगर, या हम पढ़ते हैं बांगड़, दो नाम मिलते हैं अपने को। बांगर भूमि जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व गुजरात तक एक पेटी के रूप में फैली है। कौन सा मैदान कहलाता है, राजस्थान का मैदान कहलाता है। जैसे अपने देखते हैं ना कि जैसे अरावली के पश्चिम वाला जो भाग है, जैसे ये मान लो भारत है, ये इस प्रकार से, ये यहां पर फैली है अरावली। इस अरावली के पास वाला जो ये भाग है, इस प्रकार से जो फैला हुआ है, ये क्या कहलाता है, ये राजस्थान का मैदान कहलाता है। राजस्थान का मैदान, लगभग यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 50 सेमी के आसपास होती है, 40 से 50 सेमी के बीच में यहाँ पर बरसात होती है, वो क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में अनेक खारे पानी की झीलें हैं, वो पाई जाती है। तो लिख सकते हैं यहाँ वर्षा कितनी होती है, लगभग 50 सेमी के आसपास होती है, और यहाँ खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे डीडवाना, सांबर, कुचामन, पंचपदरा। अब आपको दिमाग में ये लगेगा कि ये तो रेगिस्तान है क्या रेगिस्तान, तो हाँ है रेगिस्तान, रेगिस्तान में भी शामिल किया जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पुराने समय के अंदर यहाँ नदियां बहती थी, और नदियां बहने के कारण यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन वो पुरानी होगी क्योंकि वर्तमान में नदियां यहाँ पर नहीं बहती है, इसलिए इसे बांगर के मैदान के नाम से भी जानते हैं। ये बात थोड़ी सी हमें विशेष रूप से याद रखनी है इसमें। और राजस्थान की अपने बात करें तो राजस्थान के अंदर जो बांगर की उर्वर भूमि है उसे रोही बोलते हैं। तो लिख देंगे एक बात और, कि राजस्थान में बांगर की उर्वर भूमि रोही कहलाती है। जैसे अपने भी रोही शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे रोही का जानवर होना, रोही का रींछ होना, बोल देते हैं ना। तो रोही, अपने रोही शब्द का उपयोग थोड़ा सा अलग प्रकार से करते हैं, हालांकि रोही है तो वही। रोही ऐसा क्षेत्र होता है कि आसपास धोरे हो, धोरों के बीच में एक उपजाऊ क्षेत्र हो, जहां कोई 2 4 5 घर हो आसपास, बाकी धोरे ही धोरे हो। फिर कोई 5 4 किलोमीटर बाद में फिर कोई एक क्षेत्र हो जहां फिर उपजाऊ भूमि हो, वहां 5 7 लोगों के घर हो, फिर वो रोही है। या जिसे अपने साधारण भाषा में डेर बोल देते हैं।
अपने क्षेत्र में डेर भी बोलते। डेर कैसे होता है? डेर इसी प्रकार से होते हैं कि बीच में दोहरे दोहरे होते हैं, फिर मैदान आ जाते हैं, वहां पे कुछ लोग रहते हैं, खेत होते हैं, फिर वापस दोहरे आ जाते हैं। जैसे सुरतगढ़ की ओर है कोई 5 नंबर डेर, कोई डाकीडा डेर, सुनेंगे नाम ऐसे? नहीं सुने डेरों के नाम? कभी जाओ इधर तो पूछ लेना कि आपकी जमीन कौन से डेर में, तो कहेगा हमारी जमीन डाकीडे डेर में। वास्तव में नाम है डाकीडा डेर है, सुरतगढ़ के पास में। पता नहीं नाम तो उसका डाकीडा क्यों पड़ा है, डाकू डुकू रहते होंगे या तो पहले। तो आज अपने इतना करते हैं। आज वाले में कुछ पूछना है क्या? चलो बाकी अपने अगली क्लास में करेंगे।